हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हमारी ये होगी इंडियन हिस्ट्री की ये 4th क्लास होगी, या कि हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ 25 करके क्वेश्चंस आपको डेली यहाँ पे कराती हूँ। तो आज हमारे ये 4th वीडियो होगी। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोग एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं आप लोगों का, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, बीएचयू से, जामिया, एयू, किसी भी यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर स्टूडेंट आपने वो स्टार्टिंग की जो मैंने 3 वीडियो कराई हैं, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। आप सबको क्या करना है, मेरे क्वेश्चन रीड अप करने तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, और इस क्वेश्चन को आंसर मुझे साथ साथ कमेंट करके बताते रहना है, और वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड तक आप सब मुझे बताएंगे कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट, इस बार आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 2022 में वो बहुत जल्दी होगा, जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज तुझके बाबरी इज रिटन। तो तुझके बाबरी जो है वो किस भाषा में, कौन सी भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है पर्शियन भाषा में, अरेबिक भाषा में, तुर्की भाषा में, या फिर उर्दू भाषा में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि तुझके बाबरी जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो अगर आप सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि तुझके बाबरी जो है वो किसने लिखी थी, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बाबर ने लिखी थी। ठीक है, तुझके बाबरी जो है वो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। और उन्होंने इसको किस भाषा में लिखी थी? तो वो लिखी थी तुर्की की भाषा में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरी, अगर मैं आपको जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल एम्पायर जो है, जो मुगल का साम्राज्य है, उसके जो संस्थापक थे, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? बाबर। ठीक है, बाबर थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के स्थापना की थी। कौन से ईयर में की थी? तो वो की थी 1526 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो सब कुछ नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, आप लोग ये बात जानते हैं कि पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो मुगल के साम्राज्य के कौन कौन से थे? आपके थे बाबर, ठीक है, फिर आपके थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये हमारे आपके क्या थे? पूरे मुगल्स के लोग थे। लेकिन इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसमें से सिर्फ बाबर और जहांगीर है जिन्होंने खुद अपनी किताबें खुद लिखी थी। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 ऐसे मुगल रूलर हैं जिन्होंने अपनी बुक खुद लिखी थी, किसी और ने नहीं लिखी थी। तो वो थे आपके बाबर, जिन्होंने लिखी थी तुझके बाबरी, और जहांगीर के बुक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जहांगीर जो अपनी बुक लिखी थी वो कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, और जहांगीर थे जिन्होंने अपनी बुक खुद लिखी थी। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ। ये 2 ऐसे मुगल रूलर हैं जिन्होंने अपनी बुक खुद लिखी थी। क्लियर हो गया? बाकी सबकी किसी और ने लिखी थी, ठीक है, लेकिन इसमें बात करेंगे बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी किताबें
खुद लिखी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जहांगीर की बुक का नाम बताओगे और साथ ही साथ ये बताओगे कि उन्होंने अपनी किताब जो है कौन सी भाषा में लिखी थी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम क्वेश्चन करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे, आप लोगों का टेस्ट भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ये देख लो कि आप लोग ने अगर पढ़ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जो लोधी वंश का संस्थापक था वो कौन थे। आपके ऑप्शन हैं इब्राहिम लोधी, दौलखा लोधी, बहलोल लोधी या फिर सिकंदर लोधी। तो जल्दी से बताइए कि लोधी डायनेस्टी जो है, तो ये आप सबको पता है कि लोधी डायनेस्टी आपकी दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी है। ठीक है, लास्ट इट मीन्स फिफ्थ, 5वें नंबर की डायनेस्टी ये वो मानी जाती है, सबसे आखिरी डायनेस्टी है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को मिलते हैं टोटल कितने, 5। आपके अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन कौन सी डायनेस्टी पहले आए, कौन सी बाद में। तो अगर मैं आपको बता दूं तो जल्दी से जल्दी आप सभी नोट डाउन कर लो, तो वो मैं सबको आपको बता देते हैं, फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट को ये सारी बातें नहीं पता होती, तो मैं चाहती हूँ जब ये क्वेश्चन आए तो मैं आपको और भी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सब कुछ डिस्कस करती भी चलूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर हमने बात किया था कि हमारी दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे तो कितनी है, 5 डायनेस्टी आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके आएंगी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की बात कौन सी आती है, तब आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी आती है, खिलजी डायनेस्टी। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आएगी हमारी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, फोर्थ वन अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ वन है हमारी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, फोर्थ वन है हमारी सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट वन इज हमारी लोधी डायनेस्टी। तो ये है हमारी पूरे 5 दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, हमें दिल्ली सल्तनत में इन 5 के बारे में पढ़ना होता है और लास्ट जो हमारी होती है वो होती है लोधी डायनेस्टी। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत हमारा शुरू हुआ था 1206 में और ख़त्म कब हुआ था, 1526 में। इस 1206 से लेकर 1526 तक हमें इस 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं दिल्ली सल्तनत पे कंप्लीट वीडियो में लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसके लिए जल्दी से जल्दी आप सबके लिए वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो यहाँ तक आप सबको पॉइंट समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। तो अगर मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का जो लोधी डायनेस्टी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोधी डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है। तो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक थे वो कौन थे, बहलोल लोधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, आखिरी शासक लोधी डायनेस्टी का, लोधी वंश का कौन था, तब आपका राइट आंसर होता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, जो कि लास्ट रूलर, आखिरी शासक थे। कब, कौन सा टाइम पीरियड था, तब 1526, याद रखना। यह तब हमें, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो यहीं से 1526 से हमारे मुगल की जो है स्थापना हो जाती है। यहाँ से मुगल्स का स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में आपने एक बैटल के नाम सुना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। और इस बैटल को क्या नाम दिया जाता है, इस बैटल को आप जानते हो बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, अकबर और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय प्राप्ति हुई थी और यहीं से हमारा मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे अपने इतिहास में आगे बढ़ते जाते हैं। तो लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश का क्या थे, वो संस्थापक थे। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लोधी डायनेस्टी क्या थी, एक अफगानों की डायनेस्टी थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूल किया था 1451 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, ईयर भी याद रखना, 1451 से लेकर के 1526 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। ये 5वें नंबर की और सबसे आखिरी डायनेस्टी थी हमारी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, जिन्होंने बहलोल खान लोधी ने रिप्लेस किया था सैयद डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी अभी मैंने आपको बताया 4थे नंबर की डायनेस्टी थी, उसके बाद उसकी जगह किसने ले ली थी, बहलोल खान लोधी ने इसको किस में बदल दिया था, लास्ट जो थी आपकी लोधी डायनेस्टी में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, Who was the नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। आपके ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में होता, तो 1757 में। याद रखना 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो उस समय नवाब जो था बंगाल का वो कौन था, तो वो थे सिराजुद्दौला। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था सिराजुद्दौला के बीच में, और हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन थे, रॉबर्ट क्लीव। ठीक है, रॉबर्ट क्लीव थे। आपके बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लिव थे और सिराजुद्दौला थे, जिसमें विजय प्राप्त किसकी हुई थी, ब्रिटिशर्स की, यानी कि रॉबर्ट क्लिव की। तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, ब्रिटिशर्स का राज और हमारे भारत में स्टार्ट हो गया था। यहीं से इनकी पावर और आगे बढ़ने लगी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो बंगाल का नवाब था वो कौन था, सिराजुद्दौला था। अगर हम इनके बारे में कुछ बातें देखोगे आप लोग यहाँ, तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा गया, जो सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लिव के बीच में ये लड़ा गया। और कौन सी डेट में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो डेट भी याद रख सकते हैं, 23 जून 1757 में ये बैटल लड़ा गया था नवाब और बंगाल के बीच में, जो थी सिराजुद्दौला के बीच में, और रॉबर्ट क्लिव जो कि उनके बीच में किसमें, मीर जाफर थे। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सिराजुद्दौला थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, और वो इस बैटल ऑफ प्लासी में युद्ध लड़ते लड़ते इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहीं से उनके शासन के खत्म होने के बाद बंगाल में लगभग पूरे दक्षिण एशिया में, अगर आप लोग देखोगे पूरे साउथ एशिया में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के अब यहाँ पर शासन जो है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे साउथ एशिया में क्या हो जाता है, शासन करना, रूल करना यहाँ से अब शुरू हो जाता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बक्सर। तो जब बक्सर की लड़ाई थी उस दौरान बंगाल का नवाब कौन था। आपके ऑप्शन हैं निजामुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला तो आप लोग समझ गए कि सिराजुद्दौला की तो मृत्यु हो गई थी जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो उस समय नवाब कौन था। तो स्टूडेंट उस समय जो नवाब था बंगाल का वो था मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सबका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं डिटेल में, तो मीर कासिम जो है वो बंगाल था नवाब का, सिराजुद्दौला वो अवध का था। ठीक है, सिराजुद्दौला नहीं, सॉरी, ये है सुजाउद्दौला। याद रखना सुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शाह आलम द्वितीय। ये मुगल एम्पायर है। शाह आलम द्वितीय ये एक मुगल एम्पायर था। इन लोगों के बीच में ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 23 अक्टूबर 1764 में। क्लियर हो गया। ईयर याद रख लो, 1764 में बक्सर का युद्ध इन सबों के बीच में लड़ा गया था। बंगाल की तरफ से मीर कासिम आए थे, अवध की तरफ से सुजाउद्दौला आए थे, मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय, इन सब के बीच में ये बक्सर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था। यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई हैं। विच वॉज इन बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड लेटर ऑन इट बिकम अ पार्ट ऑफ बिहार। तो
तो उस समय जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो उस समय कौन से स्थान पे थी, उस समय ये बंगाल में थी, जो बाद में ये बिहार के हिस्से में जोड़ दी गई। ठीक है, तो बिहार का हिस्सा एक पार्ट ये हो चुका था। यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the minister's principal advisor to नाना साहिब पेशवा? इनमें से कौन सा नाना साहिब पेशवा का मंत्री प्रमुख सलाहकार था? आपके ऑप्शंस हैं वाजिद अली शाह, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्लाह खान या फिर अमीरुल्लाह खान। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से रीड अप करो कि बोल रहे नाना साहिब पेशवा के जो मंत्री हैं इसमें से कौन था जो प्रमुख सलाहकार था, एडवाइजर था नाना साहिब का, तो वो था आपके अजीमुल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सबका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Whom did बाबर कॉल द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द देन इंडिया? तो यहाँ पे बोल रहा है इसे बाबर ने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। बाबर ने किसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बोला है? राणा सागा को, कृष्णा देवराय को, राव मलदूब को या फिर मीर नरसिंह को? जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और अब अभी तक आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने करेक्ट किए, उस सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपको बता दूं, हमारी ये क्लास बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता, रात के 10 बजे हमारे आपको ये चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी डेली वीडियो नहीं आ पाती है जस्ट बिकॉज अभी आपके रिजल्ट निकल रहे हैं, आपका एडमिशन हो रहा है, तो इसलिए अभी मैं डेली वीडियो नहीं लेके आ रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे आपका रिजल्ट पास आएगा, आपका एग्जाम पास आएगा, वैसे वैसे मैं डेली अपलोड किया करूंगी। तो लेकिन जब भी अपलोड होगा मेरी वीडियो पे चैनल, तो ये आपको याद रखना रात के 10 बजे आपको ये चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एक में आपके जितने भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा चैनल पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है, कुछ क्विज करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी शेयर कर दूँ जब भी हमारे चैनल पे वीडियो आती है, तो उसके लिए बने रहने के लिए आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो बाबर ने सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल रूलर किसको बोला था? कृष्णा देवा राय को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा हैज कॉल्ड कृष्णा देवा राय। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें उन्होंने विजयनगर के जो तत्कालीन शासक थे कृष्णा देवा राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लेना कि बाबर की जो बाबरनामा किताब आप देखते हैं, बाबरनामा में उन्होंने क्या बताया, उसी में उन्होंने बताया जो कृष्णा देवा राय हैं, जो विजयनगर शासक के रूलर थे, उसमें बताया है कि ये सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल रूलर, सबसे पावरफुल क्या थे, राजा बोला था। कौन सी बुक में? बाबरनामा में। क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने कृष्णा देवा राय को ये मोस्ट पावरफुल किंग है, ये बात उन्होंने अपनी कौन सी बुक में बोली थी? तो आपके पास वहां पे ऑप्शंस होंगे, तो राइट आंसर आपका बाबरनामा होगा। सेकंड पॉइंट देखोगे, बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलता खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। ठीक है, उन्होंने ही बुलाया था इब्राहिम लोधी से, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उन्होंने ही बुलाया था कि आओ यहाँ पर और इब्राहिम लोधी से लड़ो। ठीक है, तभी इन्होंने इब्राहिम लोधी से लड़ाई की थी जिसमें बाबर की विजय प्राप्ति हुई थी। तो इस सारे पॉइंट आपको याद रखने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, हाउ डिड बाबर लर्न टू यूज गन इन हिज वॉर? बाबर ने अपने युद्ध में बंदूकों का प्रयोग किया था, उन्होंने ये बंदूक चलानी किससे सीखी थी? आपके ऑप्शन है उज्बेकों से, मंगोल से, तुर्की से या फिर ईरानियों से। ठीक है, आप लोग ये सब बात जानते हैं कि गन का यूज, उन्होंने पानीपत का युद्ध किया था, यहाँ पर उन्होंने गन का यूज किया था, तो वो उन्होंने कहाँ से सीखा था? तो वो उन्होंने ईरानियों से सीखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। अब आप मुझे एक क्वेश्चन है जो कि आप सब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर बोला जाता है आपके एग्जाम में, जो गन का यूज जो था ये सबसे पहले किस समय हुआ था? बाबर के समय पर हुआ था या इससे पहले भी हो चुका था? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना
बाबर, ये जो गन का यूज है बाबर ने किया तो था अपने जो पानीपत का युद्ध हुआ, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी जो मंगोल से आपके चंगेज खान, उसने ऑलरेडी कर चुका था वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है, तो मैक्सिमम बच्चे बाबर को टिक लगाते हैं क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि बाबर ने ही अपने जो युद्ध लड़ा था उसी में ही उसने गन का यूज किया था, बस उसने उससे पहले ऑलरेडी जो मंगोल्स थे चंगेज खान, उसमें ऑलरेडी इन्होंने यूज कर लिया। तो राइट आंसर तब ये होगा। बाकी अब आप अपने ऑप्शंस जरूर देख लेना कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो जल्दी से कमेंट करके लिखो कि यस मैम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सब कुछ, सब लोग, आप सब मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके लिखो कि यस मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। आपके और भी फ्रेंड्सों को जोड़ो इस क्वेश्चंस की सीरीज में, ताकि हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा लोग जुड़े और हमारे इस यहाँ पे जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये लगे कि हाँ आप सभी इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच एंसेस्ट्रल टाइटल डिड बाबर होल्ड बिफोर अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ पातशाह या फिर बादशाह? बाबर पातशाह और बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले पूर्व कौन सी प्रत्येक उपाधि धारण करता है? कलंदर, शेख, गाजी या फिर मिर्जा? मैक्सिमम बच्चे को इसका आंसर जरूर पता होगा, तो आई होप मैक्सिमम आप सब प्लीज को गलत मत करना, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। अदरवाइज अगर किसी ने गलत कर भी दिया तो कोई नहीं, आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके कहीं भी आएगा तो आप इसको इजीली से कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, जब बाबर पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण करते तो उससे पहले उसे मिर्जा की उपाधि धारण करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बाबर कैप्चर्ड काबुल, बाबर ने जो है 1504 में ही काबुल को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और उसका रीजन क्या रहा, तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ पातशाह इन 1507। तो 1507 में उसने क्या करा, पातशाह की उपाधि धारण कर ली थी। पातशाह की उपाधि धारण करने से पहले बाबर यूज्ड टू होल्ड द एंसेस्ट्रल टाइटल मिर्जा। तो पातशाह से पूर्व जब बाबर ने मिर्जा की उपाधि धारण करी थी। क्लियर हो गया? बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल, आपका मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली खानदेश, विजयनगर, विंचिन, बहमनी, प्रिंसली स्टेट, ये सब के सब आप देख सकते हैं, ये सब के सब क्या थे, एक स्वतंत्र राज्य थे। ये सब के सब एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे जब बाबर ने भारत पर अटैक करा था, उस समय की बात बता रहे हैं। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा जो थी बाबरनामा में सिर्फ 5 मुस्लिम शासक के बारे में बताया था। कौन कौन से? सिर्फ 5 मुस्लिम रूलर के बारे में बाबरनामा की जो ऑटोग्राफी थी उसने सिर्फ उसमें यही बताया था। किसके? बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी के 2 रूलर मेवाड़ और विजयनगर के बारे में ही उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन किया हुआ था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? याद रखना एग्जाम में आएगा। मैंने आपको क्या बताया, 5 मुस्लिम रूलर थे, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। इन 5 मुस्लिम रूलर के बारे में बताया और 2 हिंदू रूलर के बारे में बताया था, मेवाड़ और विजयनगर के बारे में, इस बुक के अंदर बाबरनामा में। और इस बुक में मैंने आपको क्या बताया था, उन्होंने ये भी बोला था कि सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन था, कृष्णा देवा राय। ये बात भी उन्होंने अपनी इस बुक में बताई थी। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में क्या बात थी, किसने बताई, क्योंकि ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तभी हमें हिस्ट्री आपको समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन जरूर करें ना, वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके। ओके, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड? जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कालिंजर में, सासाराम में या फिर आगरा में? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो उसका राइट आंसर होगा सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सासाराम में शेरशाह का क्या है, मकबरा स्थित है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आप लोग इजिली आप लोग इसको पढ़ सके। तो
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है भारत के बिहार राज्य में सासाराम शहर में, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, बिहार में है। क्लियर हो गया। मकबरे का निर्माण बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में किया गया था। आप लोग जानते हैं कि ये टॉम्ब बनाया जाता है तो शेरशाह सूरी की याद में ही बनाया जाता है। दूसरा आपको बिहार जगह याद रखना है, वो जगह कहाँ पर है, बिहार में थी। ठीक है। जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सी? सूरी एम्पायर। मुगल एम्पायर को हरा करके उन्होंने क्या करता, शेरशाह सूरी ने सूरी एम्पायर की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, रबी अल अव्वल जो है 952 और आपके 13 मई 1545 की बात कर रहा है। 10वें दिन कालिंजर के किले में एक आत्मघाती बारूद विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑप्शन में यह आया था कलिंजर, तो कलिंजर याद रखना, जिसमें आपकी बात किसका कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी मृत्यु हो गई थी, जो गन पाउडर का एक्सप्लोर हुआ था उस किले पर, तो वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 13 मई 1545। याद रखना कलिंजर में उनकी मौत हुई थी, लेकिन उनका जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा बनाया गया था वो सासाराम में बनाया गया था, जो कि बिहार में है। ये दोनों ऑप्शन आपके पॉइंट्स में थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। कलिंजर जगह वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। जो बारूद का विस्फोट हुआ था उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी थी सासाराम की, सॉरी शेरशाह सूरी की। और देन उसके बाद सासाराम में उनका, जो कि बिहार में जगह है, वहां पर इनका क्या बनाया गया, मकबरा बनाया गया। आई होप अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच एम्परर मुगल हैज दिस स्टेटमेंट। आपको बताना है जो ये कथन है ये कौन से मुगल ने बोला था। आई हेट दोज हु हैड पेंटिंग। आपको बताना है ये किसने बोला था। मैं उनसे घृणा करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करता है। आपके ऑप्शन से हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करने वाले, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ। बट मैं चाहती हूँ आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि किसने ये स्टेटमेंट बोली थी कि मैं उनसे घृणा करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करता है। तो जल्दी से जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने ये बात बोली थी। मैं जानती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर जहांगीर दिया होगा, क्योंकि सबको माइंड में रहता है कि पेंटिंग जो है वो जहांगीर के ही समय पे था, वो फेमस सबसे ज्यादा ये था, लोकप्रिय था, तो पेंटिंग के समय सब जहांगीर लगा रहे होंगे। बट आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बोली थी ये बातें। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पे बताना है द फेमस पेंटर मंसूर वॉज इन वॉज एरा। आपको बताना जो प्रसिद्ध चित्रकार है मंसूर, वो किसके समय पर था, किसके काल पे था। अकबर के समय पर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं में। जल्दी से जल्दी बताओ। आपको सारे मुगल एम्पायर जितने भी आपके मुगल्स हैं उन सब में आपको याद रखना है कि किस समय पर कौन आया था, कौन सा ट्रैवलर आया था, कौन सा पेंटर था, किसके कोर्ट में कौन आया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, यहीं से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि अकबर का टाइम पीरियड ये था, इनका जन्म यहाँ हुआ, ये हुआ, लेकिन ये सारी चीजें करना वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मंसूर जो है वो कौन पेंटर जो है वो किसके समय पर था, तो वो था आपके जहांगीर के समय पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये भी एक पेंटर है, ये किसके दरबार का चित्रकार था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, जल्दी से जल्दी बताओ। अब जो ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये पेंटर जो है ये किसके दरबार का चित्रकार था। मंसूर तो आपको पता चल गया, वो मंसूर तो आपको पता लग गया जहांगीर के समय का था। अगर आपसे पूछा जाए ख्वाजा अब्दुल समद जो है ये किसके समय का, कहाँ का ये चित्रकार था, तो ये था अकबर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है
कि अब्दुल समद जो है, ख्वाजा अब्दुल समद जो है, ये 16th सेंचुरी का पेंटर है। पर्शियन मिनिएचर, ये कहाँ से मूव हुआ था? मूव्ड टू इंडिया, बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग मास्टर ऑफ द मुगल मिनिएचर ट्रेडिशन। यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये है कि 16वीं शताब्दी का चित्रकार था जो कि भारत चलाया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी आप लोग जानते हैं ये अकबर के समय का है। ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड सभी जानते हैं 1556 से लेकर के 1605 तक है। क्लियर हो गया? तो आप लोग इस टाइम दे सकते हैं जब ये पेंटर था, तो 1550 से और 1595। अगर आपको टाइम पीरियड भी पता है तो आप इसको इजीली से लगा सकते हो। ठीक है, कि कौन सा पेंटर कौन से मुगल के समय पर था। अगर आपको ईयर याद होगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं 50-50 से लेकर के जो 1595 तक ही चला है। तो इस बीच तो अकबर ही राजा था। उस समय जो शासन करने वाला वो कौन था? अकबर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर जो है ये पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे ग्रेटेस्ट राजा माना जाता है। और एक किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था, और हमीदा बानो बेगम के ये बेटे थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था 1542 में। ये बात याद रखना। देन ये बोल रहा है जब हुमायूं ईरान भाग गया था तब अकबर उनकी चाचा कामरान ने पकड़ ली थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने के साथ क्या हुआ? उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। कंधार पर उन्होंने अब क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया। उसको कब्जा करने के बाद अकबर ने अपने पाता जो उनके पेरेंट्स थे उनसे मिल गए थे। ठीक है, तो याद रखना वो वहां से भाग गए थे। उसके बाद जो उसकी कमान उस कामरान ने संभाली थी अकबर के साथ मिलकर के। ठीक है, और ये आप सभी जानते हैं जब अकबर 13 साल का था तब वो राजा बना था। ये सारे पॉइंट समझ में आ गया? ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग? इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। पहली बात तो आप सबको ये पता होगी जो हमारे वेदांग होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं हमारे। ठीक है, तो वो 6 कौन कौन से? तो जल्दी से आप सब कमेंट करके जरूर लिखो, जरूर। मैं जरूर देखूंगी कितने बच्चों को ये पूरे के पूरे 6 वेदांग के बारे में पता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले। हिस्ट्री के मैं बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगी भी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े या कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बस आपको भी मुझे साथ में अच्छा सपोर्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, क्वेश्चन के जवाब साथ साथ देते रहो ताकि मुझे लगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है और आप मेरे साथ बने हुए हैं। ये नहीं कि आप आए, क्वेश्चन देखा, आंसर और पढ़, मैंने आंसर बताया और आप चले गए। ऐसा बिल्कुल मत करो। ऐसे आपको क्वेश्चन के आंसर कभी नहीं याद होने वाले, ना आपको आने वाले। साथ साथ आप पार्टिसिपेट करते रहोगे। ठीक है, अटेंशन बनाए रखोगे तो आपको ही हमेशा याद रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पूछा है कि वेदांग इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन थे आगम, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास 6 जो वेदांग हैं उनमें है कल्प आता है, निरुक्त आता है, ज्योतिष आता है, लेकिन आगम नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगम जो है वो वेदांग नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो 6 कौन कौन से वेदांग है। तो ये रहे आपके वो 6 वेदांग। सबसे पहला है शिक्षा यानी कि फोनोटिक्स। दूसरा आपका है कल्प यानी कि रिचुअल कैनन। तीसरा आपका व्याकरण यानी कि ग्रामर। चौथा है आपका निरुक्त यानी कि एक्सप्लेनेशन। पांचवा है आपका छंद यानी कि वैदिक मीटर। लास्ट वन इज ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। ये 6 वेदांग होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहे तो, इसका याद कर लो। अब मैं आपको आगे टेलीग्राम से पे आपको जो मैं क्विज अपलोड करती हूँ इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। तो जितने भी मैं आई होप अब आशा करती हूँ कि आप जितने भी अब इस क्वेश्चन को देख लिया अब आप गलत नहीं करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और याद कर लेना शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन में चौथा देंगे वो गलत है। तो आपको ये 6 याद होंगे तभी आप अपने ऑप्शन में उस जो गलत ऑप्शन होगा उसको निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए कि हाँ मैम आपको ये चाहिए, तो ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा लेंथ पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आप सभी देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन करेगा। जेएनयू वाले स्टूडेंट तो खास तौर से आप लोग इसको अच्छे से करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेंथी ही क्वेश्चन होता है, एक पैसेज होता है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। यहाँ आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी पेट्रोनाइज कन्नड़ा ग्रामीण नागावर्मा सेकेंड हु रॉट काव्यालोकन या कर्नाटक का भाषा भूषण, और जो आपका है जगत कमल द्वितीय हु रॉट संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत संगीता चूड़ीमणि ऑन म्यूजिक। तो आपको यहाँ बताना है कल्याणी के इनमें से किस चालुक्य के राजा ने कन्नड़ व्याकरणविद नागवर्मा द्वितीय को संरक्षण किया, जिन्होंने काव्यालोकन, कर्नाटक भाषा भाषण और जगदेकमल्ला द्वितीय को लिखा, जिन्होंने संगीत पर संस्कृत संगीता चूड़मणि लिखा था, जिन्होंने इतनी सारी चीजें लिखी थी। आपको बताना है वो कौन सा चालुक्य का राजा है जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके ऑप्शन हैं तल्पा द्वितीय, सत्यश्रेय, जगदेकमल्ला द्वितीय या फिर विक्रम आदित्य फिफ्थ। जल्दी से कमेंट करके बताओ वो कौन सा चालुक्य का राजा है जिसने ये सारी चीजें लिखी है, जिसने सारी चीजें के बारे में पता चला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदेकमल्ला द्वितीय। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये आपको इसीलिए ये क्विज भी मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दूंगी। आप सभी को ये गलत नहीं होता कि आपको ये याद हो जाए और प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका मैच दी फॉलोइंग बेस्ड है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करना है अकबर सन कॉन्कर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क लास्ट मौर्यन रूलर, बृहदत्त, अश्वघोष, यारकंद, कनिष्क और कुनारा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका राइट सीक्वेंस कौन सा होगा। आप सभी को बताना है, इसका राइट सीक्वेंस बताना है। मैच दी फॉलोइंग जो आपका ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, और आप मुझे जल्दी से जल्दी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 30 सेकंड का, फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। मैं देखना चाहूंगी कितने बच्चों का यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर सही होता है। अभी तक जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जल्दी कर दो। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आती रहूंगी, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, और क्वेश्चन के आंसर जल्दी से जल्दी आप सभी को देने हैं। सिर्फ वीडियो को देखकर ही नहीं जाना है, क्वेश्चन के आंसर आप सभी दोगे। क्लियर हो गया, तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट सीक्वेंस क्या क्या होने वाला है। पहले अगर हम बात करेंगे अशोका के पुत्र का नाम, तो अशोका का पुत्र का नाम आप सभी जानते होंगे, वो क्या था, कुणाल। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, कुणाल नाम था। दूसरा हम बात करेंगे कॉन्कर ऑफ का विजेता, अगर हम बात करेंगे तो वो था कनिष्क। ठीक है, क्या थे, कनिष्क। राइट सीक्वेंस यही है। बुद्धिस्ट मॉन्क जो बौद्ध का जो भिक्षु है वो कौन थे, वो थे आपके अश्वघोष यारकंद। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर पे है। और लास्ट मौर्यन रूलर आप सबको पता है, जो आखिरी शासक था मौर्यन का वो था बृहदत्त। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस क्या बनता है, 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैच दी फॉलोइंग भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये मैच दी फॉलोइंग भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैच दी फॉलोइंग अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए जो आगे सीरीज चलाऊंगी तो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हो, स्टेटमेंट वाइज भी हो, ऑब्जेक्टिव टाइप, वन वर्ड, सब तरीके से लाऊंगी। बट आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। और कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द ऑथर ऑफ द पेरिपलस ऑफ एथेरियन सी वॉजा। आपको बताना है ये जो इस बुक है, ये बुक का ऑथर लेखक कौन है, स्टोरियन, पोएट, सेलर या फिर म्यूजिशियन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो बुक है और आपने लेखक पूछा है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप लेखक का नाम तो मुझे बताएंगे ही। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे लेखक का नाम बताओगे, और यहाँ जो आपको ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो बुक लिखी होती है वो एक इतिहासकार होता है, या फिर एक वो पोएट है यानी कि कवि होता है, या फिर एक ड्रामिस्ट है, या फिर एक वो नॉवेल है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बुक एंड ऑथर है, तो ये बुक तो आपको पता चल गई। तो ये जो बुक लिखी है ये क्या है? सेलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नाविक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं इसके ऑथर की, तो मैं आपको बता दूं इसके ऑथर अभी तक अननोन है, किसी ने मतलब बताया नहीं है, पता नहीं है इसके ऑथर कौन है। इसीलिए अगर द पेरिप्लस ऑफ एथेरियंस अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से ही आपके ऑप्शंस वहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द साइमन कमीशन बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस? भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया, इसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं थी, ये निर्धारित समय से पहले नियुक्त किया गया था, या फिर अगर प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। तो साइमन कमीशन जो है यहाँ पर इसका बॉयकॉट जो है वो क्यों किया गया था इंडियंस के द्वारा, आपको ये बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन है, और ये आपके बताना है। जल्दी से जल्दी बताओ कि ये किस रीजन के वजह से बॉयकॉट किया गया था। तो ये था, साइमन कमीशन जो है आपका बिठाया गया था, ये भारतीयों ने इसका बॉयकॉट बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारत जो है उसका मेंबर जो है उसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन को इसको बहिष्कार किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइमन कमीशन वॉज स्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो साइमन कमीशन है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। टू फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन इंडिया, तो हमारे भविष्य में इसका जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए साइमन कमीशन रखा गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके अंदर जो है इंडियंस के लोग, भारतीयों के सदस्यों को नहीं इंक्लूड करा, इसी वजह से भारतीयों के लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया था। क्योंकि ये ब्रिटिश की सरकार ने साइमन कमीशन बैठाई थी सुधार के लिए, कि आगे की जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा उसको सुधार के लिए, लेकिन उसमें भारत के ही लोगों को नहीं जोड़ा था, इसी वजह से इंडियंस ने इसको क्या करा था? बॉयकॉट कर दिया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपको क्लियर होगा कि आगे आप ये सब कुछ नहीं भूलने वाले हैं, बट प्रैक्टिस और आपको साथ ही साथ करते रहना है। ड्यूरिंग करिकल रूल द इम्पोर्टेंट चोला पोर्ट वॉज, करिकाल के शासन के दौरान महत्वपूर्ण चोल बंदरगाह थे, कैलिकट, पोहर, कोरकाई या थोंडी। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही ना बताऊं, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताऊं, ताकि आपको वो हमेशा आगे भी याद रहे, और आगे भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसको ईजिली से याद कर लें। अदरवाइज अगर मैंने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिया और आगे बढ़ गई तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको एक टाइम तक याद रहेंगे, फिर आपके एग्जाम आने तक आपके माइंड से वो भूल जाएंगे, स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ समझते रहना है। ओके, आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन है आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर करिकाल के शासन के काल में जो चोला का पोर्ट था वो था आपका पोहर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वाले स्टूडेंट आप इसको सही कर लें, पुहारी नहीं है, ये पुहार है, ठीक है, ये है पुहार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुहार जो बंदरगाह है एक बार का एक समृद्ध प्राचीन बंदरगाह शहर था, जिसे कावेरी पुम्पटनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कावेरी पुम्पटनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ समय के लिए तमिलकम से प्रारंभिक चोल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसने कार्य किया था। चोला का जो यहाँ पे कैपिटल है तमिलकम, इसके रूप में इन्होंने काम किया था। पुहार जो है ये कहाँ पर है? ये कावेरी नदी के एंड पर है, याद रखना।
कावेरी नदी नदी भी रिवर भी पूछ ली जाती है। तो ये कहाँ पर है, तो ये पुहाड़ जो है कौन से किनारे, कावेरी नदी के एकदम एंड पॉइंट पर, अंतिम बिंदु पर ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में कौन से समय पर आया था, 1940, 1942, 1946 एंड 1939 में। तो क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो उसका दौरा किया गया था वो किया गया था 1942 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन आप लोग देख सकते हैं, मार्च में 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के उनके प्रयासों के लिए पूरे भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने में ये लोग असफल रहे थे। मिशन का नेतृत्व क्या था, जो मिशन आप लोग हेडेड देखेंगे किसने किया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। याद रखना इसका हेड कौन था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने, और लॉर्ड पेवेसिल इसके क्या थे, लीडर थे। ठीक है, इन्होंने ये क्रिप्स मिशन चलाया था 1942 में, जिसमें भी ये लोग क्या रहे थे, फेल रहे थे, असफल रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बुक्स एंड ऑथर से बेस्ड है। कन्फेशन ऑफ थंग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, बर्क, मिडोज टेलर, हेवेल या फिर मोरलैंड। आपको मैं सजेशन कर दूं, बुक्स एंड ऑथर आप जितना भी करेंगे उसको, जहां भी आपने बुक्स एंड ऑथर की अपनी लिस्ट बना रखी होगी, नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको करा रही हूँ या फिर आपको पूरी वीडियो बुक्स एंड ऑथर से करा रही हूँ, वहां पे आप इन सबको लिख लो। कहीं से कुछ भी एक तरफ बुक्स एंड ऑथर रहेंगे तो आपको एग्जाम में उसको पढ़ने में इजीली रहेगा। ठीक है, तो कन्फेशन ऑफ थंग की मैं बात करूँ तो इसके राइटर कौन है, मिडोज टेलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ने आप पे देख सकते हो, ये एक इंग्लिश नॉवल है। ठीक है, तो कन्फेशन ऑफ थंग है, इसको फिलिप मियोडो टेलर ने लिखी थी 1839 में। ये किससे रिलेटेड से बेसिस, ठगी कल्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश द्वारा जो है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही 1939 में आप देख सकते हो, ब्रिटिश भारत में जो ठगी पंथ था उस पर आधारित आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, कब लिखी गई थी, 1839 में, और ये एक नॉवल है, नॉवल याद रखना, ये एक नॉवल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बात किसने बोली थी कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक शक्तिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेक्सन या फिर लॉर्ड एल्गिन। जल्दी से बताओ ये बात किसने बोली थी, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फेल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डैमेज। तो ये बात किसने बोली थी, लॉर्ड कर्जन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले जो सत्यशोधक समाज का गठन किया था वो कौन से ईयर में किया था, 1773, 1853, 1873 या फिर 1889 में। तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि सत्यशोधक समाज के जो गठन है किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कौन से ईयर में, 1873 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सत्यशोधक समाज जो है एक सोशल रिफॉर्म था जो कि ज्योतिबा फुले ने किया था, कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, कौन सी डेट को, 24 सितंबर को किया था 1873 में। इनका पर्पस क्या था, इसका आप कहते हैं उसका उद्देश्य याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। तत्कालीन प्रचलित समाज में जैसे कि महिलाएं, शूद्र और दलितों में कम विशेष अधिकारी प्राप्त समाज से मुक्त कराना था, जो उनका शोषण किया था, जो कि आप लोग जानते हो वुमेन, शूद्र और जो दलित हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इट मीन्स ना वो किसी असेंबली में जा सकती है, ना वो कहीं भी वोट दे सकती हैं। इन सब चीजों के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज चलाया था। ठीक है, इसका गठन किया था पुणे में। कब, आपको डेट भी याद रखनी है, 24 सितंबर 1873 में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1905 बाय। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 में किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या अरविंदो घोष। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो फाउंडेड है, स्थापना जो 1905 में की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपको ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सरुतारू है एक न्यूरोथिक साइट है
तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इस एसोसिएशन को, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इस एसोसिएशन को इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनमें से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? कौन सी संधि हुई थी ऐसी जिसमें जो पेशवा बाजीराव है उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वैडगांव, ट्रीटी ऑफ बसेन या ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनके जो स्वतंत्र अस्तित्व को जिसने समाप्त किया था वो संधि थी आपकी ट्रीटी ऑफ बसेन। जो बसेन की संधि थी उसने इसकी समाप्त कर दिया अस्तित्व को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजीराव द्वितीय ये लास्ट पेशवा था मराठा एम्पायर का जिन्होंने शासन कब तक किया था, 1795 से लेकर के 1880 तक किया था। उन्होंने मराठा रिसाइयों के द्वारा जो कठपुतलिया शासक के रूप में इन्होंने स्थापित किया था, जिनकी बढ़ती शक्ति थी उन्होंने अपनी राजधानी से भागने और अंग्रेजों के साथ बेसिन 1802 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ बेसिन पर हस्ताक्षर करने के लिए इन्हें प्रेरित किया गया था। क्लियर हो गया? कौन सी ट्रीटी थी? एज अ प्यूपेट रूलर थे, एज अ प्यूपेट, कठपुतली के शासक थे, राजा बेशक ये थे लेकिन ब्रिटिशर्स इनसे राज करवा रहे थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैप्चर्ड मदुराई एंड टुक द टाइटल ऑफ मनुक्तका और मुदेरी कोंडा। तो ये जो उपाधि है मुदेर पर कब्जा किसने किया था और मंदुतका और मुदेर कोंडा की उपाधि किसने ली थी? आदित्य प्रथम ने, परानतक प्रथम ने, परानतक द्वितीय ने या फिर विजयालय ने। तो सबसे पहले एक बात याद रख लो, मदुराई अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो मदुराई जो है कैपिटल है किसकी? पांड्या की। ठीक है, पांड्या की ये क्या है? मदुराई राजधानी है और इस पे जो कैप्चर करके जो टाइटल अपनाया था वो अपनाया था परानतक प्रथम ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिन्होंने मधुरतका और मुदेरकोंडा की उपाधि ली थी। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परानतक इन्होंने शासन किया था 907 से लेकर के 953 सीई तक। इन्होंने मदुराई को कैप्चर करके उन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट करा था। इसका मतलब क्या है? इन्होंने पूरे जो मदुराई है उसको क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। क्लियर हो गया? मतलब कि पूरे मदुराई पर अब कब्जा कर लिया, जीत लिया था। किसने? परानतक प्रथम ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्र। तो इनमें से किसे शूद्रों का देवता माना जाता है? रुद्र, विष्णु, पुष्ण या फिर इंद्र। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि शूद्रों का देवता जो माना जाता है वो पुष्ण को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलने कि आपसे पूछा जाए कि शूद्र का जो भगवान है वो किसे माना जाता है, तो वो पुष्ण को माना जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जो है वो पुष्ण हुआ सपोज टू लुक आफ्टर कैटल। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं? पुष्ण को मवेशियों की देखभाल करने वाला माना जाता है। जो कैटल्स होते हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए माना जाता था। केम टू बी रिगार्डेड एज अ शूद्र गॉड, तो उसे क्या शूद्रों का भगवान मानने लगे थे सब, क्योंकि बाद में जो वैदिक काल के जो और भी देवता आए थे, ठीक है, जैसे कि विष्णु आए, रुद्र आए थे। ठीक है, विष्णु को हम लोग इसलिए मानते हैं, लोगों की प्रोटेक्टर थे, और रुद्र क्योंकि मान जो जानवरों के देवता होते थे। तो ऐसे ही जो शूद्रों की देवता माना गया वो पुष्ण को माना गया था। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहोगे, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहते हो जो मैं आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज कराती हूँ उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए इसके क्विज में टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगी। अभी तक जो भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो जल्दी से जल्दी आप सब ज्वाइन हो जाओ। प्रैक्टिस कराने के लिए यही क्वेश्चन मैं आपके टेलीग्राम पे इनको क्विज करूंगी, आप सबको वहां पे मुझे इस क्वेश्चन के आंसर बताने। ओके नाउ स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। हु आइडेंटिफाई संस्कृतस ऑफ द ग्रेको रोमन कल्चर विद चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रेको रोमन साहित्य के जो सैक्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं DR भटनागर ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, RP चंदा ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाउ स्टूडेंट, आपके पूरे 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आज की वीडियो में।
मुझे फटाफट से आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के कितने 25 लोगों में से आप लोगों के करेक्ट हुए हैं, और आज की क्लास कैसी रही, आज के क्वेश्चन से आप लोगों ने कितना सीखा, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी आज की लंबी हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आई होप बहुत अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे मेरे आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। रात के 10 बजे हमेशा तैयार रहना। आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे रहे, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, मेरे साथ सपोर्ट करते रहे, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैनल से। तो चलिए, अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके जो भी डाउट और क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।